हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति मदारो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अमेरिका ताल ठोक के ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा जो है, अपना स्थायित्व, अपना स्वामित्व जो है वो स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। डेनमार्क, जिसके अधीन अभी ग्रीनलैंड है, डेनमार्क बोल रहा है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हम ग्रीनलैंड को बेचेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाइना जो है वो सिल्वर पे 1 जनवरी से उसने प्रतिबंध लगा दिया उसके एक्सपोर्ट पे। यूक्रेन अमेरिका के साथ में डील कर रहा है कि भैया हमारे यहां जितने भी मिनरल्स हैं उसमें हम आपकी कंपनी को एक्सप्लोरेशन का मौका देंगे, आप रशिया से हमें बचाओ। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग? दोस्तों, इसके पीछे कारण है कमोडिटीज, कमोडिटीज, कमोडिटीज। और कमोडिटीज में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स। जब हम बोलते हैं कमोडिटीज, तो कमोडिटीज के अंदर में मेटल्स एंड माइनिंग के स्टॉक्स आ जाते हैं, कमोडिटीज के अंदर में रेयर अर्थ मेटल्स के स्टॉक आ जाते हैं, कमोडिटीज के अंदर में प्रीशियस मेटल के शेयर्स आ जाते हैं, कमोडिटीज के अंदर में एग्री प्रोडक्ट्स आते हैं, और कमोडिटीज के अंदर में ऑयल एंड नेचुरल गैस भी आता है। तो कमोडिटी बहुत ही वाइड बास्केट है। परंतु यदि हम कमोडिटीज देखें तो कमोडिटीज में जो सबसे ज्यादा उभरता हुआ, या आप ये कह लीजिए कि लुक्रेटिव सेक्टर है, वो मेरे हिसाब से है मेटल्स। और मेटल्स जो है, इस पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मेटल्स पे बुलिश रहने का कारण ये है दोस्तों, ध्यान से सुनना क्योंकि आपको ये कोई बताएगा नहीं। वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, चाहे S&P 500 ले लें आप, चाहे निफ्टी 50 ले लें, आप यदि देखें तो आपको पता चलेगा कि इन मेटल्स एंड माइनिंग के जो स्टॉक्स हैं, इनका वेटेज बहुत कम है। और हम ये देख रहे हैं कि सडनली पूरी दुनिया जो है, पूरे मुल्क जो है, देश जो है, वो पगला रहे हैं मेटल्स के पीछे, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट गिरफ्तार हो रहा है। ग्रीनलैंड जैसे जगह जहां पे कोई जाना नहीं चाहता था, जिसकी जनसंख्या 56,000 है, खाली 56,000 है, वहां पे स्वामित्व के लिए अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग नेशन जो है पूरा ताल ठोक के खड़ा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन है मेटल्स की उपलब्धता, और दुनिया में जिस हिसाब से रिसोर्सेस पे कब्जा करने के लिए बड़ी बड़ी महाशक्तियों में होड़ मची हुई है, जिसमें चाइना, अमेरिका और रशिया मेनली है, वैसी स्थिति में मेटल्स के लिए एक ऐसा स्वीट स्पॉट ओरिजिनेट हो रहा है, उदय हो रहा है, जो आने वाले दिनों में मेटल स्टॉक्स को मल्टी बैगर बना सकता है मेरे हिसाब से। मैंने जो इंडाइसेस की बात की वो इसलिए बात की क्योंकि दोस्तों, इंडेक्स जो है, जैसे हमारा निफ्टी 50 ले लीजिए, निफ्टी 50 सेमी एनुअली जो है उसका वेटेज का जो है वो अध्ययन होता है और उसको ट्वीक किया जाता है, चेंज किया जाता है। जनवरी 31 और जुलाई 31, ये 2 डेट है, फिर से सुन लीजिए, 31 जनवरी और जुलाई 31, ये 2 तारीख को जो है कौन सा स्टॉक निफ्टी इंडेक्स में कितना उसका वेट होगा, ये डिसाइड होता है। ये 2 तारीख को अनाउंस करती है निफ्टी मैनेज, जो इंडेक्स मैनेजमेंट निफ्टी की जो कंपनी करती है वो बताती है। ऐसी S&P 500 जो है, इसमें डायनामिक मैनेजमेंट चलता है। जब भी उनकी कमिटी बैठती है और डिसाइड करती है कि नहीं, हमको अब मेटल सेक्टर को ज्यादा वेटेज देना है, तो आपको सडनली जो है इस पूरे सेक्टर की री रेटिंग होते हुए नजर आएगी। और मुझे बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद दिख रही है कि मेटल सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा री रेट होगा। अब आप बोलोगे कि मेटल सेक्टर की री रेटिंग से क्या फायदा है, क्यों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? 12 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन डॉलर, ये अकेले अमेरिका का ETF मार्केट है, जिसको पैसिव भी बोला जाता है, पैसिव मार्केट, ठीक है। उसके अलावा ये तो ETF मार्केट की मैंने बात की। ETF में अलग अलग सेक्टर्स के या अलग अलग टाइप के स्टॉक्स, ETF प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे गोल्ड के स्टॉक्स जो हैं वो गोल्ड ETF में अवेलेबल रहेंगे, आपके मेटल्स मेटल ETF में रहेंगे, ऑटोमोबाइल ETF में रहेगा। तो जब किसी सेक्टर की री रेटिंग होती है, तो जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये उस मान लीजिए 3% से 4% हो गया, यानी 1% बढ़ गया, मान लीजिए वेटेज बढ़ गया,
तो आप देखेंगे कि जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में है या म्यूचुअल फंड के पास में है और पैसिव इन्वेस्टमेंट पे वो फोकस कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि उतना पैसा जो है एक्स्ट्रा, जितनी वेटेज जितना बड़ा है उतना पैसा एक्स्ट्रा उस सेक्टर के अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टॉक्स में लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर की री रेटिंग होने वाली है। निफ्टी 50 में सिर्फ मेटल सेक्टर का 3.73% वेटेज है। S&P 500 में 2 से 2.5% के बीच में है। और जिस हिसाब से चाइना, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इंडिया सब मेटल्स के लिए जो मतलब एकदम बुरी तरीके से दिख रहा है कि ये लोग चाहते हैं, आतुर हैं ज्यादा से ज्यादा मेटल्स को अपने पास में रखना, जो ये रिसोर्सेस का नेशनलाइजेशन हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि जो भी खदानें हैं उन खदानों पे कब्जा करने के लिए होड़ लग गई है महाशक्तियों के बीच में। और जब ऐसा होता हुआ दिख रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, वो हमको नजर आएगा स्टॉक मार्केट के भी ऊपर में। मैंने जैसा आपको बताया कि $12 ट्रिलियन अकेले अमेरिकन ईटीएफ मार्केट है। आप सोचिए यदि एफएमसीजी ईटीएफ से निकल के मेटल ईटीएफ में पैसे आने लगे या बैंकिंग ईटीएफ से निकल के मेटल ईटीएफ में आने लगे, तो कितना ज्यादा पैसा आएगा। अगर सेक्टर की री रेटिंग होती है तो आप ये समझिए कि उस सेक्टर के बकवास से बकवास स्टॉक्स भी है, 80% प्रोबेबिलिटी, 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो स्टॉक्स भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे मॉर्गन स्टैनली है। मॉर्गन स्टैनली के अपने अपने इंडेक्स हैं। मॉर्गन स्टैनली के 3 मेन इंडेक्स हैं। एक है मॉर्गन स्टैनली ऑल कंट्री इंडेक्स, एक है मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और एक है मॉर्गन स्टैनली डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स। ये 3 ऐसे बहुत है, बट ये 3 मेजर इंडेक्स हैं। और इन इंडेक्स को ट्रैक करने वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं या हेज फंड्स हैं, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $14 ट्रिलियन के आसपास में। तो आप सोचिए कि यदि मॉर्गन स्टैनली ने, यूजुअली तो वो किसी कंट्री का वेटेज कम ज्यादा करता है, परंतु यदि मान लीजिए कि ये मिनरल रिच कंट्री का, मान लीजिए साउथ अफ्रीका हुआ, कनाडा हुआ, इसके वेटेज को अगर बढ़ाया एमएससीआई ने, तो आप देखेंगे कि उससे सिग्नल लेती है ये सारे के सारे जो हेज फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हुई है ना, बैंक्स हुए, फैमिली ऑफिसेज हुए, ये फिर उससे एक आइडिया लेके, अंदेशा लेके ये अपना फंड लगाना चालू करते हैं। दोस्तों, कमोडिटीज में, प्योर कमोडिटीज में पैसा बहुत कम लगा है। ठीक है, अगर हम गोल्ड के ईटीएफ देखें या सिल्वर के ईटीएफ देखें, इनका प्रपोर्शन यदि आप निकाले बैंकिंग या एनबीएफसी ईटीएफ से, तो आपको समझ में आएगा कि मेटल ईटीएफ या आपका जो ये है गोल्ड ईटीएफ है या सिल्वर ईटीएफ है, इसमें कितना कम पैसा लगा है बनिस्पत जो बैंकिंग हो गया या एनबीएफसी हो गया या आईटी हो गया उसके मुकाबले। तो यदि मेटल सेक्टर की री रेटिंग हुई तो आपको समझ में आएगा कि पैसा अच्छा खासा जो है वो मेटल्स की तरफ बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं मेटल्स क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल मेटल्स की कहानी विश्व में चलने वाली है। मेटल्स जो पिछले 8-10 साल से आप कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मेटल्स के ऊपर में ध्यान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि S&P 500 जिसको कि पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट जो है उसकी तरफ देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, फंड मैनेजर्स जो हैं वो वहां से सिग्नल पिक करते हैं। यदि S&P 500 में मटेरियल सेक्टर, जिसके अंदर में मेटल्स एंड माइनिंग के स्टॉक्स आते हैं, मटेरियल जो है उसके अंदर में केमिकल सेक्टर और आपका मेटल्स एंड माइनिंग, ये दोनों आता है जो S&P 500 का मटेरियल सेक्टर है। S&P 500 में 11 अलग अलग सेक्टर्स हैं, बिजनेस सेक्टर, उसमें से एक मटेरियल सेक्टर है। मटेरियल सेक्टर के अंदर में केमिकल्स हैं और मेटल्स एंड माइनिंग है। इंडिया के निफ्टी 50 में 12 सेक्टर्स हैं, उसमें से एक सेक्टर है मेटल्स एंड माइनिंग। उस मेटल्स एंड माइनिंग का रेशियो जो है, मतलब वेटेज जो है, दैट इज जस्ट 3.73%। और कौन सी कंपनीज है उसके अंदर में? टाटा स्टील,
जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और थोड़ा बहुत अदानी एंटरप्राइजेस मान लीजिए, क्योंकि अदानी भी कोल में मेनली है, बट मेटल्स में भी थोड़ा बहुत काम है उनका, और कोल का मेन काम है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर निफ्टी 50 का वेटेज जनवरी 31 या जुलाई 31 को जरा भी ट्वीक हुआ, मैंने 2022 में एक स्टोरी लिखा था इंडेक्स के ऊपर में, निफ्टी के वेटेज के ऊपर में, 2021 में शायद लिखा था आउटलुक के लिए। उसमें उस टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनीज का वेटेज था 17% के आसपास में, 17.5%। अभी वो घट के शायद 11% के आसपास में, तो 6% कम हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि हर 6 महीने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनवरी 31 और जुलाई 31, एक दो डेट्स को जो है निफ्टी को मैनेज करने वाला जो इंडेक्स मैनेजमेंट जो कंपनी है वो अनाउंस करती है कि कौन से सेक्टर को कितना ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो जिस तरीके से मेटल्स की डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है वो भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं अल्युमिनियम के ऊपर में। मैं अल्युमिनियम का आपको बताता हूं, वर्ल्ड में 70 से 75 मिलियन टन अल्युमिनियम का कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है। उसमें से अकेले चाइना 50 मिलियन टन, 48 मिलियन टन टू बी प्रिसाइज, इतना प्रोड्यूस करता है। चाइना में शी जिनपिंग ने कह दिया है कि चाइना में पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो 45 मिलियन टन से ज्यादा एनुअल प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 मिलियन टन तो यही सीधा सीधा गायब हो गए। और हमें दिख रहा है, बहुत सारी कमोडिटी रिसर्च फर्म्स ये निकाल रही है रिपोर्ट कि कॉपर के प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो बहुत जगह जहां कॉपर का यूसेज है, उस यूसेज को हो सकता है कि सस्ता अल्युमिनियम जो है रिप्लेस कर दे। कॉपर के प्राइसेस 12,000 मेट्रिक टन, $12,000 मेट्रिक टन क्रॉस कर गए हैं लंदन मेटल एक्सचेंज में। और आपके कॉमेक्स जो है, COMEX, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, मेनली सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के लिए ही माना जाता है। ये कॉमेक्स जो है, कमोडिटी एक्सचेंज, ये CME ग्रुप का पार्ट है। CME यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, कंपनी है, एक्सचेंज है, जो वर्ल्ड में कई सारे कमोडिटीज के एक्सचेंज चलाता है। मेनली वहां पे गोल्ड, ऑयल है, क्रूड ऑयल, और आपके सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल्स जो है वो ट्रेड होते हैं। तो ये दोनों एक्सचेंजेस में जो है $12,000 पर मेट्रिक टन क्रॉस कर गया, बट चाइना के अंदर में ये उससे भी ज्यादा रेट में मिल रहा है। ठीक है, तो कॉपर के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जब भी कॉपर के प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं और कॉपर इज टू अल्युमिनियम का रेशियो जो है 1:4 को क्रॉस कर देता है, तो बहुत सारी ऐसे यूसेज वाली जगह रहती है जहां पर कॉपर की, जहां पे कॉपर को रिप्लेस कर दिया जाता है और अल्युमिनियम का यूसेज किया जाना शुरू कर दिया जाता है। जहां जहां रिप्लेसमेंट हो सकता है वहां वहां ही होता है। तो बढ़ते हुए कॉपर के प्राइसेस जो है वो अल्युमिनियम को बढ़ाएंगे। कॉपर की वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माइन जो है ग्रासबर्ग माइन, उसके अंदर में प्रोडक्शन रुक गया है। फ्रीपोर्ट जो वो चलाती है उस माइन को, उन्होंने काम बंद कर दिया और बोला है कि 2026 में भी बहुत लंबी अवधि तक ग्रासबर्ग माइन इंडोनेशिया से जरा भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑलरेडी कॉपर का हम देख रहे हैं कि डेफिसिट हो रहा है। कॉपर का टोटल प्रोडक्शन 25 मिलियन टन के आसपास में है वर्ल्ड में, 25 मिलियन टन के आसपास में है। और अल्युमिनियम का मैंने आपको बताया 70 से 75 मिलियन टन के आसपास में। अल्युमिनियम में डेफिसिट चाइना के कारण हो रहा है। कॉपर में डेफिसिट होने का कारण ये हो रहा है कि आप कॉपर के जितने भी बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां पे आप देख लो, नई माइंस आ नहीं पा रही हैं, और जो पुरानी माइंस है उनका ग्रेड जो है वो ग्रेड सुपीरियर क्वालिटी का नहीं है, वो इंफीरियर क्वालिटी का होता जा रहा है। वर्ल्ड में टोटल कॉपर के रिजर्व 1 बिलियन टन है, 1 बिलियन मेट्रिक टन। 1 बिलियन मेट्रिक टन में अकेले 200 मिलियन टन के आसपास में चिली में मिलता है, और 120 मिलियन टन जो है वो पेरू में है रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे जो माइंस है, ये बहुत सारी लेबर अनरेस्ट के कारण जो है उसमें काम जो है गड़बड़ा जा रहा है। इंडोनेशिया एक बड़ा प्रोड्यूसर है, वहां पे मैंने आपको बताया ग्रासबर्ग बंद हो गई है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको पहले जायरे के नाम से जाना जाता था, जायरे में भी बहुत सारा लेबर अनरेस्ट और अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तो इंडोनेशिया हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, जायरे हो गया,
यहां पे समस्याएं हो रही है, इसलिए और ज्यादा कॉपर का डेफिसिट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। उसके अलावा डिफेंस में बहुत तेजी से कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि सारी जो, और उसके अलावा एआई, आपको मालूम है एआई में अकेले 2028 तक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि अमेरिकन कंपनीज ये $3 ट्रिलियन का केपेक्स करने वाली है। तो कॉपर के बिना तो डाटा सेंटर बन ही नहीं सकते, ग्रिड बन ही नहीं सकता है। तो कॉपर की डिमांड जो है वो बढ़नी ही बढ़नी है। और यहां दूसरी तरफ नए माइंस जो है धीरे धीरे खुल रहे हैं, और जो ऑलरेडी खुले हुए हैं उनके और क्वालिटी जो है वो इंफीरियर आ रही है। तो इसलिए जो है कॉपर के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अल्युमिनियम को ऑटोमेटिकली वो खींचेगा। सिल्वर चाइना ने बैन लगा दिया तो सिल्वर भी ऊपर, मतलब मैं बहुत बुलिश हूं, जाना ही चाहिए। और गोल्ड जो है वो सदाबहार है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब तक है तब तक गोल्ड जो है उसकी डिमांड रहेगी। वर्ल्ड में टोटल कंजम्पशन गोल्ड का एनुअली 4,500 टन के आसपास में होता है। 4,500 टन में 4,000 टन के आसपास में प्रोडक्शन करके निकाला जाता है। मैंने गोल्ड पे बहुत सारी स्टोरीज की है, असंख्य स्टोरी की है। आप गोल्ड राजीव रंजन सिंह फॉर्चून इंडिया लिखेंगे, आपको मेरी दर्जनों स्टोरीज मिल जाएंगी। उसमें पूरे डाटा के साथ में आप देख सकते हो 2021 से लेकर 2025 तक काफी सारी स्टोरीज है। तो ये जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन मतलब जो डिमांड है उसको प्रोडक्शन मीट नहीं कर पा रहा, और बहुत सारा गोल्ड रिसाइकलिंग से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली सिल्वर का जो है वो एनुअल डिमांड जो है 1,168 मिलियन आउंस था 2024 में, और जो प्रोडक्शन करके निकाला गया वो था 1,030 मिलियन आउंस। सिल्वर के साथ में प्रॉब्लम यह है कि सिल्वर जो है वो जिंक और कॉपर का बाय प्रोडक्ट है। यानी जिंक और कॉपर जब आप निकालते हैं तो उसका जो रिफाइनरी करते हैं उसमें सिल्वर एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो सिल्वर का भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। सिल्वर अर्थ क्रस्ट में गोल्ड के मुकाबले 16 गुना ज्यादा है, और हर साल उसकी माइनिंग जो है गोल्ड के मुकाबले 7 से 8 गुना ज्यादा होती है। तो इसीलिए सिल्वर के प्राइसेस कम रहते हैं गोल्ड से, परंतु गोल्ड इज टू सिल्वर का जो रेशियो है वो 1:58 आज की डेट में चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ 17-18 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश की है। आज का वीडियो ज्ञान का खजाना है, आप नोट्स बनाएं, सुन के लिखते जाएं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं दावे और शर्त के साथ बोल सकता हूं। पूरा यूट्यूब आप छान लीजिए, इतने सारे मेटल्स के बारे में एक वीडियो में आपको कोई नहीं बताएगा। मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जब री रेटिंग होगी, री रेटिंग का कारण ये है कि जितनी भी कंपनीज कॉपर में या अल्युमिनियम में है, अधिकतर कंपनीज जो है अपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट से बहुत नीचे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चल रहे। मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू। आप किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू देखिए और देखिए कि उसका शेयर प्राइस आज की डेट में कहां ट्रेड कर रहा है। यदि बुक वैल्यू 100 रुपए है और शेयर जो है 150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। यदि कंपनी प्रॉफिटेबल है, पैसे बना रही है और अच्छा खासा टर्नओवर कर रही है, 100% स्टॉक में तेजी आनी ही चाहिए। इनफैक्ट सबूत के तौर पे आपको मैं ये बता रहा हूं, पिछले 3 दिन से निफ्टी 50 गिर रहा है यदि आप देखें, परंतु मेटल्स के स्टॉक्स जो है वो बढ़ रहे हैं। मेटल का ईटीएफ बढ़ रहा है। देखते देखते एक हफ्ते के अंदर में मेटल का ईटीएफ 10 रुपए 80 पैसे से 11 रुपए 50 पैसे के आसपास हो गया। आप लगा लीजिए अंदाजा 0.7 यानी 70 पैसा बढ़ा है 10 रुपए 80 पे। तो ये 7 और ये 3.80 यानी लगभग 9 से 10% जो है मोटा मोटी जो है 7 से 8% मेटल ईटीएफ बढ़ा है जब मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन, एक हिंट देता है कि मतलब मेटल्स को जो है वो मार्केट धीरे धीरे रीरेट कर रहा है। इसके पहले कि फंड मैनेजर्स घुसे, मैंने सोचा कि मैं घुस जाऊं और मैंने घुस के अभी एग्रेसिव रूप से मेटल्स की बाइंग शुरू की है। मैंने जैसा कि आपको बताता हूं कि मैं अपने वीडियो में डिस्क्लोज करता हूं कि मैं कहां बुलिश हूं, तो मैं उसीलिए बुलिशनेस अपनी बता रहा हूं। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। कृपया करके मेरी एडवाइस, ये जो मैंने बोला है उसको एडवाइस आप ना लें। ये किसी भी तरीके का एडवाइस नहीं है। ये मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया, स्पेसिफिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्पेसिफिक के ऊपर में मैंने पेड वीडियो बनाया है। यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो 48 मिनट का एक पेड वीडियो मैंने कल ही बनाया है। आप उसको देखने के लिए मुझे
317209 पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पेड वीडियो भेज दूंगा। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।